हेलो मेरे प्यारे मित्रों। मैं प्रतिभा अपने चैनल अपने हुनर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कथा लेकर के आई हूँ तो उसे सुनिएगा। कहते हैं कि समस्या का समाधान हर जगह पे मिल जाता है। समस्या तो हमेशा परिस्थिति के हिसाब से आती जाती रहती है, लेकिन जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तो इसमें जो है जिंदगी में हर समस्या का समाधान जरूर से जरूर मिलता है। तो जो ये कहानी जो है एक पद्मपुर राज्य की है। पद्मपुर राज्य में भीमसेन नाम का एक राजा रहता था, जो शत्रुओं के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब क्रूरता का रूप धारण कर लेता था, लेकिन प्रजा के लिए बहुत ही दयालु था, कृपालु था और प्रजा के साथ बहुत ही विनम्रता का व्यवहार करता था। उसके पास एक पुत्री थी जो बहुत ही बुद्धिमान थी और उसके साथ साथ वह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि सुंदरता की एक मिसाल थी। दूर दूर तक उसके सुंदरता के चर्चे फैले हुए थे और भी उसमें मतलब वो भविष्यवाणी हुई थी। कहा जाता था एक समय में कि जो भीमसेन राजा की पुत्री थी, जैसे जैसे वो युवा अवस्था में आएगी उसकी सुंदरता में निखार वैसे ही और बढ़ती जाएगी। समय बीतता गया और उसकी जो भीमसेन की पुत्री थी उसका नाम था कर्मा। जैसे ही वह शैशवावस्था से किशोरावस्था में आई और यौवनावस्था में उसने कदम रखा तो सचमुच में उसकी सुंदरता में और अधिक निखार आ गया। वो पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगी और साथ साथ ही वह इतनी बुद्धिमान थी, इतनी उसके अंदर चतुरता थी जिसके टक्कर का शायद कोई नहीं था। फिर जो राजा भीमसेन थे उनको अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसकी उम्र विवाह की आयु के योग्य हो गई थी। तब राजा भीमसेन ने अपने गांव के आसपास के नगर में और दूर दूर में भी यह घोषणा करा दी थी कि उनकी पुत्री का विवाह मतलब जो राजा पराक्रमी होगा और सूरवीर होगा तो उसी के साथ मैं अपनी राजकुमारी का विवाह संपन्न करूंगा। दूर दूर से राजा आते रहे, लेकिन राजकुमारी जो कर्मा थी उसको कोई भी लड़का मतलब राजकुमार पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी टक्कर का कोई था ही नहीं। तब राजकुमारी ऐसे करते हुए एक बार मन में विचार ले सोचने लग गई कि इस तरीके से तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे और मुझे कोई लड़का ऐसा दिखा नहीं कि जो मेरे मतलब टक्कर का हो। और उसके अंदर यह विश्वास और यह घमंड भी थोड़ा सा हो गया था कि मेरे जैसे बुद्धिमान और मेरे जैसा सुंदर इस नगर में शायद ईश्वर ने अभी इस संसार में भी कहीं नहीं भेजा है। तो इस तरीके से उसके अंदर थोड़ा सा और भी ज्यादा अंदर एक उत्तेजना आ गई, एक विश्वास आ गया कि मैं बहुत ही ज्यादा गुणवती हूँ, बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ और सुंदर हूँ। तब उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं एक शर्त रखना चाहती हूँ कि अब जो भी राजकुमार मुझको देखने आएगा तो आप यह घोषणा करा दीजिए कि मैं उससे कुछ प्रश्न करूंगी और चौसर के खेल में अगर वो मुझको हरा देगा तभी उसको मैं अपने वर के रूप में स्वीकार करूंगी, नहीं तो उसको मैं कारागार में डला दूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर के जो राजा भीमसेन थे थोड़ा गंभीर सोच में पड़ गए, चिंतन में पड़ गए। लेकिन पुत्री के मुंह में उसने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो पुत्री, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम क्या करोगी। तब उनकी पुत्री जो राजकुमारी कर्मा थी उसने उत्तर दिया कि पिताजी, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आपके साथ रह करके आपकी सेवा करूंगी, आपकी सेवा में ही अपना जीवन बिता दूंगी, पूरी उम्र कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। राजा ने उसकी इस बात को सुन लिया और सुनने के बाद में कहा कि ठीक है पुत्री। उन्होंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि चलो ठीक है, जैसा तुम कह रही हो तो वैसा ही सही। उन्होंने उसकी बात को स्वीकारते हुए उस पर हाँ भर दिया। अब उन्होंने घोषणा करा दी पूरे आर्यावर्त में कि जो मेरी पुत्री के सवालों का जवाब देगा और उसको चौसर के खेल में हराएगा वही उसके विवाह के योग्य होगा, नहीं तो उसको कारावास में डला दिया जाएगा। अब इस तरीके से
सुनने के बाद जो भी राजा थे तो वो सब थोड़ा सा डरने लगे कि अगर हम सवाल का उत्तर न दे पाए तो हमको कारावास हो जाएगा, उम्र भर के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। इसे करने के पीछे भी राजकुमारी कर्मा ने दृढ़ता पूर्वक जो यह फैसला लिया था, तो इसमें भी उसका एक मतलब पीछे कुछ रहस्यमयी बातें थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो लोग भी आएगा मुझे देखेगा और मेरे योग्य नहीं है तो मैं तो उसको अपना वर चुनने से रही, फिर वो और दूर दूर जाएंगे, बाहर जाएंगे, मेरे सुंदरता की बखान करेंगे। इस तरीके से निरर्थक लोग भी मेरी सुंदरता को निहारने आएंगे, तो कोई उनकी सुंदरता को बाहर जाके बखान न करे निहारने के बाद। तो इस वजह से उन्होंने यह फैसला लिया हुआ था। अब कौशल राज्य देश का एक राजकुमार जो था, उसने अपने प्रण के अनुसार मतलब आए यही भीमसेन पदमपुर गांव में रानी के शर्तें अनुसार। फिर रानी ने पूछा कि पिताजी क्या मेरी शर्त सबको मालूम है? उनके पिताजी ने कहा कि हाँ बेटी, मैंने यह घोषणा करा दी थी। तब राजकुमारी उससे मिलने के लिए तैयार हुई। दूर दूर से काफी मतलब नगर के लोग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पराक्रमी वीर राजा आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी के जो कर्मा ने शर्त रखी थी पूरा नहीं कर पाए और ना ही उसके प्रश्न का कोई उत्तर दे पाया। तब राजकुमारी ने सबको कारावास डाला, कारागार में बंद कराती गई। धीरे धीरे कारागार में इतने ज्यादा लोगों की संख्या हो गई कि अब उसमें अमाना मतलब लोग बाग अमा नहीं रहे थे, जगह कम पड़ रही थी। तो जो वीरसेन राजकुमारी कर्मा के पिताजी थे, वह भी यह सोच में पड़ गए कि कैसा फैसला कठोर मेरी बेटी ने ले लिया है कि अब इसका क्या आगे होगा। ऐसा वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि इसका परिणाम आगे क्या होगा। और कोई भी उसको मतलब ना चौसर के खेल में मात दे पा रहा था, ना उससे कोई प्रश्न का सटीक उत्तर दे पा रहा था। तो इस तरीके से समय बीतता गया और धीरे धीरे समय बीतने के बाद उसके जो कारागार से जो सैनिक जो राजकुमार बंद कर रखे हुए थे, तो उसमें से एक राजकुमार जो था ना, वह मौका निकलते ही पाते ही वहां से भाग गया। जब भाग गया तो यह मतलब जब पता चला सबको तो उसको ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। अब राजकुमारी के मन में एक चिंता कह लीजिए कि चिंता सी हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सचमुच में सारा उम्र कुंवारा रहना पड़ जाए। और धीरे धीरे उसके मन में यह और भी ज्यादा एक विश्वास हो गया कि उसके जैसा कोई भी बुद्धिमान को मतलब व्यक्ति है ही नहीं, राजा है ही नहीं जो उसको टक्कर दे सके, जो उसकी सुंदरता के हिसाब से मतलब खड़ा उतर सके। इस तरीके से उसने ऐसा मतलब विचार मन में और ज्यादा दृढ़ कर लिया। अविश्वसनीयता घटना घटी और एक राजकुमार जब तहखाने से भाग खड़ा हुआ था, तो उसी को लेकर के सब परेशान थे, चिंतित थे, लेकिन कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया। तो जो तहखाने से भागा हुआ भाग्यशाली राजा था, तो वह चंद्रावती नगर में जा पहुंचा, उसी के आसपास। और इतनी ज्यादा दयनीय उसकी दशा बन चुकी थी और भूख प्यास के मारे वह तड़प रहा था और दर्द से कर्रा रहा था, अजीब अजीब तरीके से आवाजें निकाल रहा था। सोच भी नहीं सकते कि उसने क्या अपनी हालत बना ली थी। जिस तरीके से एक समय में कहते हैं ना कि मुगले आजम लोग थे, कहते हैं कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, इस तरीके से वही हाल उसका भी था। उसने राजकुमारी कर्मा के मुंह में अपना इतना बुरा हाल बना लिया था कि देखने में बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये किसी राज्य का राजा है। फिर क्या था, जब वीरसेन मतलब जो चंद्रावती नगर का जहाँ पे वह जा पहुंचा था और वहां पे अपनी दयनीय दशा को लेकर के एक पेड़ के नीचे छिप करके बैठ गया था और सिसकियां ले रहा था, तब वहीं पे से एक घुड़सवार पे सवार होके पराक्रमी राजा वीरसेन जो थे, जो चंद्रावती नगर के ही राजा थे, जिस राज्य के इर्द गिर्द वह पहुंचा था, तो उसी इर्द गिर्द चंद्रपुर जो नगर था वहीं के राजा घुड़सवार पे सवार होके वो कहीं को जा रहे थे। तब उन्होंने ऐसी कुछ मतलब अजीब सी अचंभित आवाजें सुनी
तो अपने घोड़ा को वहीं पे उन्होंने रोक दिया और नदी का किनारा पड़ रहा था। जब उन्होंने इधर उधर नजरें घुमाई, सिर उठा करके देखा तो बड़ा दयनीय स्थिति में, कपड़े भी फटे फटे थे और बड़ा मतलब अजीब सा दिख रहा था। जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बुरी हालत में है, वहां पहुंचे। उन्होंने पहुंच करके उससे पूछने पर उसने उत्तर दिया कि पदमपुर नगर में एक राजकुमारी कर्मा नाम की रहती है, जिसके पिता भीमसेन हैं। तो वह अत्यंत ही सुंदर है और बुद्धिमान है। उसने कुछ शर्त रखी थी और उसकी शर्त के अनुसार मैं उसकी शर्त को नहीं पूरा कर पाया। जो भी राजकुमार जाता और उसकी शर्त को पूरा नहीं कर पाता तो वह उसको कारागार में डला देती थी। लेकिन मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है और इस वजह से मैं कारागार से वहां से भाग आया हूँ। मैं उसके योग्य नहीं हूँ, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि आखिर मैं इतना ज्यादा बुद्धिमान क्यों नहीं हूँ कि मैं उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। ऐसा सारी उसकी बातें ध्यानपूर्वक चंद्रावती नगर के जो राजा वीरसेन थे उन्होंने सुना। सुनने के बाद उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो, मैं तुम्हारी शादी राजकुमारी कर्मा से जरूर कराऊंगा। उसके बाद वो जो वीरसेन राजा थे उसे अपने राज्य में ले गए, वहां उसको रहने के लिए शरण दी। अब वो जो भाग्यशाली राजा कारावास से भागा हुआ था, वह वीरसेन चंद्रावती नगर के जो राजा थे ना, उन्हीं के राज्य में रह रहा था। और वीरसेन राजा सोच रहे थे कि आखिर इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। तब उन्होंने अपने एक तोता, जिसका नाम हीरामन था, हीरामन तोते को, वह बहुत ही चतुर और चालाक था, उन्होंने उसको राजकुमारी कर्मा के राजमहल की तरफ भेज दिया। जब तोता वहां उड़ते 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 कई दिन बीत गए और राजकुमारी कर्मा के महल के पास ही जा करके ऊंचे में बैठ गया और बैठ करके वहां से निहार रहा था। इतना ज्यादा वह सुंदर था तोता भी कि जो भी उसको देखता था मोहित हो जाता था। राजकुमारी कर्मा की भी नजर उस पर पड़ी, खूब खुश हो रही थी देख के कि देखो ये कितना तोता प्यारा है। सभी अपने दासियों के साथ देख रही थी टकटकी लगा के और वह आपस में वार्तालाप बातें भी कर रही थी। फिर उसने पूछा कि कहिए तोता महाराज, कैसे आप पधारे आज हमारे राजमहल की तरफ। तब तोता ने कहा कि मैंने सुना है कि रानी तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता की चर्चा मैंने बहुत दूर दूर में सुनी है, साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो और जो भी राजा तुमको देखने के लिए आता है तो तुम्हारे कोई टक्कर का नहीं है। उसने कहा बिल्कुल ठीक सुना है तोता महाराज आपने। तब तोता ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि रानी अगर तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुमको एक बात बताऊं। तो रानी ने कहा कि मन में सोचा थोड़ा देर के लिए कि अगर तोता ये सब कुछ जानता है इसका मतलब कि ये जरूर ईश्वर का कोई वरदानी रूप है और यह बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कोई मायावी तोता है। तब उसने विचारते हुए कहा कि कहिए तोता महाराज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब तोता महाराज ने कहा कि मेरे राजा जो चंद्रावती नगर के वीरसेन नाम है उनका, वह बहुत ही सुंदर है, आपके जैसे ही पराक्रमी हैं और बुद्धि में चतुरता में आपके जैसे ही हैं। अगर आप उनसे मिल लें तो शायद आपकी जो शर्त है वह पूरी हो जाए। तब रानी ने उसकी यह बात सुन करके और भी गहरी सोच में पड़ गई कि यह तोता कितना चतुर है, कितना चालाक है देखो। फिर उसने दिमाग लगाया कि अगर ये तोता राजमहल के बाहर गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पोल पट्टी लेने आया हो और बाहर जाके ये सबको बता के सतर्क कर दे। फिर उसने सोचा कि शायद मुझे लगता है कि इसको मार देना चाहिए। अब उसने बड़ी ही चतुराई से कहा ठीक है तोता महाराज, मैं तुम्हारे राजा वीरसेन से मिलने के लिए तैयार हूँ। तुम जा करके उनसे बता देना कि कहाँ मुझे मिलना है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन इससे पहले तुम आओ, मेरे पास में आओ। बहुत ही प्यार से राजकुमारी कर्मा ने उसको पुकारा और पुचकारा और सोच रही थी कि यह कहीं मेरी गोद में आ जाए, लेकिन
जो तोता था वह भी बहुत ज्यादा चतुर और चालाक था। वह रानी के छल को भांप लिया था। उसके बाद उसने कहा, नहीं राजकुमारी, मैं नहीं आ रहा हूं। बस तुम जो है मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे राजा वीरसेन से मिलने के लिए तैयार हो। तब और भी ज्यादा चतुरता दिखाई राजकुमारी कर्मा ने और कहा, हाँ तोता महाराज, मैं तुम्हारी शर्त को मंजूर करती हूँ और तुम्हारे साथ जाने के लिए चलने के लिए मैं तैयार हूँ। इससे पहले तुम मेरे पास आओ। तब तोता उसके थोड़ा सा झांसे में आ गया। उसको नहीं लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा हो, और वह जैसे ही रानी के समीप पहुंचा, रानी ने हाथ बढ़ा करके तोते को झपट्टे से ऐसे मुट्ठा में ले लिया। अब तोता भयभीत हुआ, डर गया, सोचा कि अब तो मुझको ये चंडालनी रानी मुझे मार ही देगी, तो मैं अपने राजा वीरसेन के पास इसकी खबर कैसे लेकर के जाऊंगा, ऐसा सोच ही रहा था। फिर उसके बाद उसने बड़ी ही चतुरता से अपने गोरखनाथ गुरु महाराज का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद में उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैं तुमको एक बहुत ही ज्ञान की बातें बताऊंगा जो मेरे गोरखपुरी गुरु महाराज ने मुझको दिया था। अगर तुम उसको सुन लोगी तो तुम और भी ज्यादा चतुर चालाक हो जाओगी, तुम्हारी बुद्धि और भी दृढ़ हो जाएगी। तो रानी ऐसा सुन करके थोड़ा सा झांसे में आई। उसने कहा, ठीक है तोता महाराज, तुम मुझको बताओ अपना गुरु मंत्र। उसने कहा कि रानी, आप तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, मैंने सुना है, फिर आप ऐसे कैसे मुझसे कह सकती हैं? गुरु मंत्र तो एकांत में शांत माहौल में कान में दिया जाता है। तो रानी ने कहा, तो महाराज तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसने अपनी दासियों को 3 तालियों की आवाज से अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया, और फिर उसके बाद उसने तोतामल से कहा कि ठीक है तोता राम जी, अब आप मुझको बताओ। तो तोतामल ने कहा, आप कान को मेरे पास लेके आइए सिर नीचे करके। जैसे रानी सिर को नीचे करके कान में ऐसे सुनने के लिए हुई, बड़ी ही चतुराई से तोता अपने पंखों को रानी के फेस पे, चेहरे पे मार के और ऊपर उड़ गया। रानी झटपटाई, चिल्लाई, दासियों को अपने सबको बुलाई। उसके चेहरे पे ऐसे ऐसे खरांचे आ गई थी, और उड़ करके तोता जो था वह फिर से अपने ऊंचे पे जा करके बैठ गया। और फिर उसके बाद वहां से वो जल्दी से उड़ करके अपने राजा जो वीरसेन थे चंद्रावती नगर वह पहुंच गया। 2-3 दिन 4 दिन उसको लगा, धीरे धीरे करके वह पहुंच गया। और यहाँ रानी ने उसके लिए बहुत से पहरेदारों को भेज रखा था कि इस तोते मल को जरूर से, मतलब सब लोग ढूंढ करके लाओ, पकड़ करके मेरे सामने लाओ, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन कोई भी उस तोता को पकड़ नहीं पाया। उसके बाद जब तोता पहुंचा वहां पे, तो पहुंचने के बाद में उसने अपने राजा वीरसेन को रानी की सारी हरकतें और सारी बातें बताने पूछा उन्होंने। फिर उसके बाद तोतामल ने कहा, मैं बड़ी ही मुश्किल से महाराज अपनी जान बचा करके वहां से भागा हूँ, नहीं आज मैं आपको उसकी कोई भी चतुराई और चालाकी की बात नहीं बता पाता। सुंदरता, चतुरता, बुद्धिमता, इसके अलावा वह बहुत ही चंडालनी रानी है, वह तो आज मुझको मार ही देती महाराज। राजा वीरसेन ने उसकी बातें सुन ली, और सुनने के बाद में वह सारी परिस्थिति को समझ गए। और फिर उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया तोतामल, तुम अपनी जान रानी के चंगुल से बचा कर आ गए। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे बहुत ही वफादार हीरामन तोता हो। ऐसा कह करके फिर राजा जो वीरसेन थे उन्होंने अपनी तैयारी बनाई और पदमपुर की तरफ वह निकल पड़े। धीरे धीरे चलते चलते रास्ते पूछते पूछते वह पदमपुर गांव के समीप पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने राजमहल में संदेशा भिजवाया कि राजा वीरसेन जो चंद्रावती नगर के राजा हैं, तो वह राजकुमारी के शर्तानुसार उनको देखने के लिए आ रहे हैं। जब राजकुमारी को यह संदेशा मिला, तब राजकुमारी ने कहा कि क्या वह राजा वीरसेन को मेरी शर्तों के विषय में मालूम है? तब बताया गया कि हाँ, उसको तुम्हारी सारी शर्तें मालूम हैं। उसने कहा, ठीक है, आने दो। जैसे तैसे राजा वीरसेन पदमपुर राज्य में पहुंच गया। उसको विश्राम अवस्था में रखा गया, राजमहल में ठहराया गया, उसका बड़ा आहो भगत करा गया। उसके बाद अगली सुबह जो कर्मा राजकुमारी थी, वह सुंदर आभूषण
गहने जेवर सब पहन करके, सुंदर सा मुखड़ा ले करके अपने राज दरबार के बैठ करके और वीरसेन को वहां पे बुलवाया, राजा को। जब राजा वीरसेन वहां पहुंचे तो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में फिर राजकुमारी पूछती है कि कहो राजन, क्या तुमको पता है मेरी शर्त के बारे में? तब राजा वीरसेन ने कहा, हाँ राजकुमारी, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें पता है, तभी तो मैं यहाँ आया हूं। तब बहुत ही ज्यादा राजकुमारी अचंभित हुई कि ये मतलब इतना सब कुछ जानने के बाद और फिर भी यह मेरे समीप आज बैठा है, तो इसका मतलब कि हिम्मती राजा है। फिर सुनिए राजकुमारी का जो पहला प्रश्न था उन्होंने क्या पूछा। उसने कहा कि तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है और कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सी मौत बिना समय के ही होती है और कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? तब राजन ने, जो वीरसेन राजा जी थे, उन्होंने उत्तर दिया, अपने गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में शांति पूर्वक उत्तर देना शुरू किया। सुनो रानी, उन्होंने राजकुमारी से कहा कि मनुष्य की आंखें ही हैं जो बिना पानी का तालाब है, मृत्यु ही है जो बिना डाल का पेड़ है, जिस पर कोई भी प्राणी रूपी फल कभी नहीं लगता है, लग नहीं सकता है और कभी भी झड़ नहीं सकता। जीवन आत्मा ही है जो बिना पंख का पक्षी है, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि वह कब इस शरीर रूपी पिंजड़े से उड़ जाए, और नींद ही है जो बिना समय की मौत है, जो प्रतिदिन आती है और हमें कुछ समय के लिए सांसारिक चेतना से मुक्त कर देती है। उस राजा वीरसेन जो थे, उनके मुख से ऐसा उत्तर सुन करके रानी बोली, स्वीकार किया, और मन ही मन वह थोड़ा मुस्कुरा रही थी लेकिन जाहिर नहीं होने दे रही थी। उसने कहा, ठीक कहा राजन आपने। फिर राजकुमारी ने अगला प्रश्न किया कि निहित गहन को, मतलब राजकुमारी जो थी, राजकुमारी ने राजा के उत्तरों में निहित गहन को समझा। जब उन्होंने राजकुमारी के प्रश्न का पहला उत्तर दिया तो रानी को थोड़ा लगा कि आज तक ऐसा कोई राजकुमार नहीं था, कोई भी व्यक्ति नहीं आया राजमहल में जिन्होंने उसके पहले प्रश्न का ही उत्तर दे पाया हो। फिर क्या था, जब उसने राजकुमार के पहले प्रश्न का उत्तर जाना तब उसने उसके निहित गहन को भी समझ लिया था। फिर उसने अगला प्रश्न किया कि कौन ऐसा तपस्वी है जो नित्य प्रतिफल तपस्या करता है? ऐसा क्या है जो बचपन में या मतलब प्रातः काल में 30 गज का होता है, जवानी या दोपहर में 4 गज का होता है और बुढ़ापे में यानी सायंकाल को 60 गज का होता है? तब जो राजा वीरसेन ने उत्तर दिया, सुनो रानी, यह मनुष्य का प्रतिबिंब है, मतलब परछाई है, जो सवेरे यानी प्रातः काल में 30 गज का होता है और दोपहर में यानी कि बुढ़ापे के टाइम पे, जवानी के टाइम पे 4 गज का होता है, और शाम को बुढ़ापे का जब समय होता है, बुढ़ापा काल यानी कि तब वह 60 गज का होता है। क्योंकि सूर्य की मतलब सूर्य के प्रकाश के तरीके से मनुष्य की जो आकृति होती है वह अपना आकार बदलती रहती है। सवेरे में उसकी परछाई कितनी दिखती है, दोपहर को मनुष्य की परछाई कितनी दिखती है, और रात्रि को सायंकाल को उसकी परछाई
प्रतिबिंब कितनी लंबी दिखती है। मरने के बाद या रात्रि में उसका कोई अंत नहीं होता। परछाई ही एक ऐसी है, मनुष्य का प्रतिबिंब है कि जब मनुष्य मर जाता है तो जो है उसका जो परछाई और प्रतिबिंब है उसका अंत नहीं होता, वह अनंत होती है परछाई। राजकुमारी राजकुमार के ऐसे प्रश्न को सुनकर अचंभित हुई, स्वीकार किया, बिल्कुल ठीक कहा राजन आपने। और मन में थोड़ा सा उत्साह जागा, लेकिन फिर भी उसने अभी भी जाहिर होने नहीं दिया। फिर राजकुमारी का अगला प्रश्न था कि किसी भी वस्तु या इंसान की परछाई जो प्रातः काल में उन्होंने उत्तर तो दिया था और राजकुमारी ने स्वीकार किया था। अगला राजकुमारी का जो प्रश्न था कि राजकुमारी के जब प्रश्न सुने तो वो थोड़ा थोड़ा वो भी मुस्कुरा लेते थे, लेकिन जाहिर वो भी नहीं होने देते थे और बहुत ही दृढ़ता से, हिम्मत से वह अपने गोरखनाथ गुरु का ध्यान लगा करके और बहुत ही चतुराई से उसके प्रश्नों का उत्तर देते थे। हे राजन, राजकुमारी ने कहा, हे राजन, अगर सब कुछ पहले से है तय होता है तो कर्म और भाग्य का क्या अर्थ होता है? तब राजन ने कहा, हे राजकुमारी, भाग्य पूर्व जन्मों से जुड़ा है। मनुष्य कर्म करके अपने भविष्य को निश्चित ही बदल सकता है। अगर एक किसान राजकुमार जो था उसने कहा कि कर्म पहले से ही निश्चित होता है, लेकिन अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो अपने भाग्य को बदला जा सकता है। कहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई किसान है और किसान ने अपने खेत में बीज बोया है और उगाया है, वह पहले से अगर ये सोच ले कि फसल कैसी होगी, अच्छी होगी कि नहीं होगी, खराब होगी, तो वह बीज ही ना डाले। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले बीज बो दीजिए, यानी कर्म कर लीजिए, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। जो होगा अच्छा ही होगा। जब राजकुमारी ने ऐसा प्रश्न का उत्तर जाना तो उसने स्वीकार किया कि बिल्कुल ठीक कहा राजन आपने। अब राजकुमारी का अगला प्रश्न था, हे राजन, मनुष्य को संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? तब राजकुमार जो वीरसेन थे उन्होंने उत्तर दिया, मनुष्य का अनियंत्रित चंचल मन। मनुष्य का मन ही होता है जो अनियंत्रित होता है, जो कभी स्थिर नहीं होता है। उसे सबसे बड़ा धोखा देने वाला उसका मन ही है। वही मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा देता है, क्योंकि वह कभी स्थिर नहीं होता, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ तो कभी कुछ, नई नई सोचों की उपजती रहती है। तब राजकुमारी ने स्वीकार किया, बिल्कुल ठीक कहा राजन आपने। अब अगला प्रश्न था कि अगर सुख और दुख दोनों स्थायी हैं तो मनुष्य दुख से क्यों डरता है? राजकुमारी ने प्रश्न किया। तब राजकुमार ने उत्तर दिया कि सुनो रानी, मनुष्य की यह भूल है कि कोई भी चीज जो है वह शाश्वत नहीं होती। मनुष्य भूल जाता है कि जो सुख और दुख हैं तो यह दोनों स्थायी नहीं होते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं, और इसी के चलते क्या सब कुछ स्थायी होता है? तो यही चीज मनुष्य के अंदर भरा होता है। जो इस सत्य को जान लेता है तो वह दोनों ही स्थितियों में नियंत्रण को बनाए रखता है। सुख के समय अधिक सुखी नहीं होना चाहिए, दुख के समय अधिक दुख नहीं होना चाहिए। दुख के समय जब आता है तो मनुष्य अपना धैर्य और धीरज खो देता है। वह यह भूल जाता है कि यह समय बदलेगा और कभी हमारा सुख का समय भी आएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में नियंत्रण बना के रखना चाहिए और दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, जोड़ा है। जो इस धरती में जन्म लिया है, मनुष्य का रूप लिया है, तो उसको इस चीज से, इस स्थिति से, परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है। ऐसा सुन करके रानी ने कहा, परम सत्य वही है। रानी ने राजन से कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजन आप। तब राजन ने रानी से फिर से कहा कि
परम सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता है। रानी ने कहा कि मनुष्य को पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती। फिर रानी ने अगला प्रश्न किया कि मनुष्य को पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती हैं। तब राजन ने उत्तर दिया कि हे रानी सुनो, अगर पूर्व जन्म की बातें मनुष्य भूल नहीं पाएगा तो वह अपने भविष्य में अपना नियंत्रण भी नहीं बना पाएगा और अपना अच्छा बुरा भी वह नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह पुनर्जन्म के विषय में ही सोचता रह जाएगा। तो नया भविष्य उसका क्या होगा वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। तो इस तरीके से भूलने का जो मतलब आशा है और आशीर्वाद दिया गया है, मतलब ईश्वर ने भूलने का यह आशीर्वाद दिया है, यह वरदान दिया गया है। नहीं तो वह पुरानी स्मृतियों के आगे नई स्मृतियों को नहीं अपना पाएगा। यह बिल्कुल सही बात है कि अगर हमको पुरानी बातों में ही हम उलझे रहेंगे तो नई बातें को हम कैसे समझ पाएंगे। तो यह ईश्वर का वरदान है कि हमको पुरानी स्मृतियां जो हैं वह भूलने में हमारे लिए सक्षम होती हैं। राजन ने ऐसा मनुष्य के लिए उत्तर दिया रानी को। और फिर उसके बाद आगे वह नहीं स्मृति को नहीं अपना पाएगा। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म ले लेती है। राजकुमारी अत्यंत प्रश्न को उत्तर जान करके आश्चर्यचकित हुई, लेकिन वह यह भी स्वीकार कर रही थी कि इसमें राजन बिल्कुल मतलब विश्वसनीय योग्य है, कोई भी उसमें छल कपट नहीं है। फिर रानी ने कहा कि स्वीकार किया और कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजन आप। विनम्रता से उसने बोला कि राजन आप अत्यंत बुद्धिमता ज्ञानी हैं, परंतु अभी मेरी पूरी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। अभी आपको मुझे चौसर के खेल में हराना होगा। फिर क्या था, जो राजा वीरसेन थे वो तो स्वयं ही इसके खिलाड़ी थे। रानी को यह बात तो बिल्कुल भी नहीं पता थी। उन्होंने कहा कि ठीक है रानी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ चौसर का खेल खेलने के लिए। दोनों लोगों में मुकाबला हुआ, दोनों बराबर ही खेल के लिए तैयार होकर के बैठ गए। अब जो भी राज दरबारी थे सभी देख रहे थे, कभी राजा वीरसेन की तरफ तो कभी राजकुमारी कर्मा की तरफ। दोनों ही एक दूसरे को निहार रहे थे, निहारे ही जा रहे थे। मुकाबला जोरों तोरों का था, बराबरी पे चल रहा था, लेकिन अंत में जीत राजा वीरसेन जो चंद्रवती नगर के थे उन्हीं की हुई। रानी ने इस बात को भी स्वीकार किया और मन में थोड़ा सा उसके दुख हुआ कि आज तक मुझे इस बात का घमंड था कि मेरे टक्कर का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझे हरा सके, लेकिन ये राजन जो थे ये मेरे टक्कर के खड़े उतरे। इस बात की उनको खुशी भी थी और इसमें कोई भी संदेह नहीं था कि मतलब कोई छल कपट हुआ हो। बिल्कुल जो भी हुआ था एकदम सही हुआ था। तो रानी को यह विश्वास हो गया था। फिर उसके बाद जब उसके पिता को यह बात मालूम पड़ी तब राजा भीमसेन जो थे वह उन्होंने वीरसेन को अपने बुलाया राजमहल में और उन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा। बहुत ही ज्यादा उनसे खुश हुए, प्रभावित हुए और बोले कि हे राजन, हे वीरसेन राजा, आपने मेरी बेटी का भ्रम तोड़ दिया और मेरी बेटी का और मेरा दिल जीत लिया। मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। तब राजा वीरसेन ने कहा कि मैं अपने लिए मैं अपनी आपकी बेटी का विवाह नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी और की अमानत है। तब राजन ने यह बात सुन करके कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं, ऐसा आपने कैसे कह दिया कि मेरी बेटी कर्मा किसी और की अमानत है। तब उन्होंने भाग्यशाली राजा जो कारावास से भागा हुआ था उसके बारे में सारी बातें बता दी और पदमपुर के राजा जो भीमसेन थे उन्होंने यह बातें सुन करके कहा कि मैं हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको ही अपनी बेटी का वर मान लिया है, अब यह आपकी अमानत है, अब आप चाहें तो इसका जो भी फैसला करें मुझे मंजूर होगा। फिर उन्होंने अपने तोतामन हीरामन तोतामल को और उस भाग्यशाली राजा को अपने राजमहल चंद्रावती नगर से पदमपुर राज्य में बुलवाया। 2-4 दिन के अंदर अंदर वह मतलब आ गए। आने के बाद में उसने राजकुमारी कर्मा से और अपने मतलब जो भाग्यशाली राजा था उसके साथ उसने उसका विवाह कराया और राजकुमारी भी विवाह करने के लिए तैयार हो गई। दोनों लोग विवाह करके खुशी पूर्वक जीवन बिता रहे थे। जो भाग्यशाली राजा था वह वीरसेन राजा का कृतज्ञ हो गया
कि वो अपने विषय में न सोचकर उन्होंने दूसरे के विषय में सोचा। तो इस तरीके की उनके अंदर की जो मानवता थी, कृतज्ञता थी, तो उसको उसी को देख करके सब उसके नतमस्तक हो गए। और फिर राजकुमारी की उन्होंने मतलब उसको अपना लिया और फिर किसी और को उसमें शादीशुदा होने के बाद वह अपने राज्य की तरफ चले गए और यह अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। राजकुमारी और वीरसेन की जो वार्तालाप थी वह हमको यह बताती है कि जीवन की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित न हो सके, बदली ना जा सके।